पूज्य राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, सर छोटू राम जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, परमानंद लोधी जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, राम जी संतू जी लाड, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, मां सावित्रीबाई फूले जी, मां अवंतिकाबाई लोधी जी, मां झलकारीबाई कोरी जी, मां अहिल्याबाई होलकर जी, उन तमाम वीरांगनाओं को, देश के वीर अमर शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन सबको नमन करता हूं। और नमन इसलिए कर रहा हूं कि जब भी आप उनको पढ़ोगे, उनका जीवन देखोगे, उनका संघर्ष देखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप भी मेरी तरह सो नहीं पाओगे। मेरे लोगों, मेरी बात को आप याद रखना। मैं उस बच्ची को भी याद करता हूं जो 7 साल की, जिसको गुलदार उठा ले गया सिमरन को, उसके परिवार के लिए भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उस परिवार को उनका दुख बांटने का प्रयास करता हूं। मैं अग्निवीर के रूप में देश की सेवा कर रहे लखीमपुर के लाल इंद्रजीत गुप्ता जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अभी अभी शहादत दी है। प्यारे साथियों, आज लखीमपुर की इस क्रांतिकारी धरा पर जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है और आप इतनी बड़ी संख्या में अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो अगले 40, 50, 60 मिनट मैं आपसे अपने दिल की बात रखूंगा और मैं आशा उम्मीद करूंगा नौजवानों से, मेरी माओं से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, इस मंच पर बैठे हर एक व्यक्ति से कि वो आज के बाद, यहां से जाने के बाद चैन से नहीं बैठेगा, वो गुलामी को समझेगा और गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए संघर्ष करेगा। प्यारे साथियों, मैं यहां के प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कल रात तमाम हाय हल्ला होने के बाद हमें परमिशन दी। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि वो सत्ता के आगे इतने नतमस्तक है कि जो रैली कल होने वाली है उसकी परमिशन को रात को 7 बजे तक दबा के रखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं उन तमाम अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं कि हमेशा आजाद समाज पार्टी इस हालात में नहीं रहेगी। मेरी बात को आप याद रखना। और हमेशा जिनको जो आज आपके दफ्तरों में परमिशन लेके, आंख में आंसू लेके घूम रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो, परमिशन दे दो, वो भी हमेशा इस हालात में नहीं रहेंगे। एक दिन आएगा कि जब उनकी गाड़ी रुका करेगी तो आप उनके सम्मान में अपने दफ्तर के बाहर खड़े हुआ करोगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हालात बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। अगर आप बदल जाओ और बदलाव की ठान लो तो उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आज सुबह शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी से मिला। जब मैं उनसे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि नौजवानों में कितनी शक्ति है। यहां बैठे हर एक नौजवान को मैं कहना चाहता हूं
जब मैं सुबह उनसे बात कर रहा था, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से उनको पढ़ने के बाद बात कर रहा था, क्योंकि मैंने जेल की काली कोठरियों में, जेल की अंधेरी रातों में दो महापुरुषों को, बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम, और उनके बाद अगर किसी नायक को पढ़ा है तो वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को पढ़ा है। और आपको जान के अचरज होगा मेरे नौजवान साथियों कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने 23 साल 5 महीने 26 दिन की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए 24 साल से कम उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो मैं सोच रहा था कि ये जो तमाम लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद से तो नौजवान जुड़ा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं, जब 24 साल का नौजवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे सकता है, तो ये जो युवा यहां खड़ा है नौजवान, अगर ये ठान ले तो 2027 में मुख्यमंत्री जी का बोरी बिस्तरा भी बांध सकता है। इस बात का भी मुझे भरोसा है। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की तानाशाही सत्ता से कि जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की बेड़ी कटेंगी, नौजवान अंगड़ाई ले रहा है और वो अपने ऊपर हुए एक जुल्म का हिसाब 2027 में वोट के आधार पर करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इन 2 लाइनों से आज की बात की शुरुआत करूंगा। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जब आप घर से मोटरसाइकिल पे, 4 पहिए की गाड़ी पे, पैदल जब घर से निकले होंगे इस उम्मीद से कि हमें रैली में जाके कार्यक्रम को सफल बनाना है, आपके मन में जो भाव है उन भाव का कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब तो हम पे जिम्मेदारी है कि जो वादा हम आज आपसे करेंगे, मैं गारंटी देके कहता हूं, राजकाज बनने दीजिए। साल भर बाद एक एक बात को चेक कीजिएगा पॉइंट के साथ, जो वादा आपसे करेंगे उसको पूरा करके देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं आज की बात यहां से शुरू करूंगा कि ये देश जब अंग्रेजों के अधीन था, और अंग्रेज वही नहीं होते जिनको आप टीवी में देखते हैं। आज भी अंग्रेजों जैसा व्यवहार इस देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, बच्चों, बच्चियों, तमाम वंचित वर्गों के साथ किया जा रहा है। आपको याद है, मैं लखीमपुर खुरी एक बार पहले भी आया था। याद है नहीं याद है बताओ? कहां आया था? तिगुनिया। कैसे? जब सीतापुर से भी पहले पुलिस ने मुझे रोककर वापस कर दिया, तो पुलिस के भाइयों का सम्मान रखते हुए
7 घंटे मोटरसाइकिल की यात्रा करके हम लोग तिगुनिया पहुंचे थे। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ था। गाड़ियों के पहियों के नीचे मेरे किसान परिवारों को रोन दिया गया था। मेरे आज भी याद है, मैं उन शहीद किसानों को भी उनकी शहादत पे नमन करता हूं, जिन किसानों ने बलिदान दिया। वो टायर किसानों के ऊपर नहीं चढ़ा था, वो हर एक किसान मजदूर के घर पे, उसकी फसल पे, उसके सम्मान पे चढ़ा था। प्यारे साथियों, उन किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए मैं और मेरे साथी 10-12 मोटरसाइकिल लेके 7 घंटे का सफर करके पहुंचे थे। और आपको याद होगा, मैं बधाई देता हूं आपको कि ऐसे गुंडों को आपने उनकी शक्ति छीन के सत्ता से बाहर करने का काम बहुत मजबूती से किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लोकतंत्र की शक्ति उनको दिखाई कि अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो दोबारा लोकसभा की चौखट नहीं देख पाएगा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत मजबूत फैसला लिया। प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर 1930 में बात कहते हैं कि हमारे दुखों को हमारे सिवाय कोई और नहीं मिटा सकता है। हम भी इन्हें तब तक नहीं मिटा सकते जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी। मेरी बात पे गौर करो। लोकतंत्र से पहले पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, तमाम वंचित वर्गों के बच्चों को अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। 1935 से पहले किसी सरकारी पद पे जाने का अधिकार भारत के अंदर नहीं था। 1935 का जो एक्ट बना, और ऐसे नहीं बना एक्ट जिन्होंने नहीं सुना हो, नहीं जाना हो, वो भी जान लो। एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया चंद्रशेखर आजाद आज यहां लखीमपुर खीरी में आपको जनवाने आया है कि लोकतंत्र आने के बाद क्या बदलाव हुए मेरे लोगों। तो मेरे प्यारे साथियों, 1928 में बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के बैनर तले मेमोरेंडम दिया कि देश में अछूतों के, शूद्रों के हालात बड़े खराब हैं, अंग्रेजों को हमारे बारे में सोचना चाहिए। उनकी मेमोरेंडम पे साइमन कमीशन भारत आया। नौजवानों को पढ़ना होगा, अगर लड़ना है तो पढ़ना होगा, और अगर जीतना है तो पढ़ के संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, 1929 में साइमन कमीशन ने जो सर्वे किया, 1929 में जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। लड़ने मरने से अच्छा है लड़ो, लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक आप क्या तो हार ना जाओ या जीत ना जाओ, तब तक लड़ो। 1930 में साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी, और 1930 में ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर ने कमजोरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनके अधिकारों के लिए मांग उठाई। और मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि महात्मा गांधी, जिनको देश ने राष्ट्रपिता बाद में माना,
महात्मा गांधी उस समय कमजोरों के अधिकारों के खिलाफ खड़े हुए थे। यह बड़े तकलीफ की बात है, देश नहीं जानता है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है उनके के द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़ के हमें जानकारी है कि कौन कहां खड़ा था। प्यारे साथियों, 30 में हुई, 31 में हुई, 32 में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद पूना पैक्ट हुआ और 1935 का एक्ट बना। उस एक्ट में पहली बार तय हुआ कि भारत के लोग भी सरकारी सेवा में क्लास 1 यानी कि सिविल सेवा में भागीदारी कर पाएंगे, हिस्सा बन पाएंगे। 1935 में पहली बार। प्यारे साथियों, आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी भीख नहीं है, आजादी करोड़ों लोगों के संघर्ष से जो शक्ति पैदा हुई उस शक्ति का परिणाम है आजादी। प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। 1935 तक इस देश के पैसे वाले, पूंजीपति, व्यापारी, राजशाही परिवार के लोग, जमींदार, बड़े बड़े टैक्स देने वाले, बहुत पढ़े लिखे लोग वोट करते थे, जिनकी सारी संख्या 10% थी देश की आबादी की। कितने परसेंट? जोर से बताओ, कितने परसेंट? 10% यानी कि 100 लोग अगर थे तो 10 लोग कुर्सी पे बैठते थे और उनका फैसला भी 10% लोग करते थे। 90% लोग ना कुर्सी पे बैठते थे, ना कुर्सी पे बैठने का फैसला करते थे। और मेरी बहनों को जानना चाहिए, पुलिस की बहनें जो आज यहां खड़ी है, उनको भी जानना चाहिए कि उन 10% में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी जाति की और किसी भी धर्म, ना वोट देने वाली, ना चुनाव लड़ने वाली एक भी महिला नहीं थी। SC ST छोड़िए, OBC छोड़िए, अपर कास्ट जिनको तथाकथित अपर कास्ट कहा जाता है, सामान्य जाति जिनको कहा जाता है, नॉन SC ST OBC जिनको कहा जाता है, उन वर्गों की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, सिख महिलाएं, जैन महिलाएं भी वोट ना करती थी, ना चुनाव लड़ सकती थी। ये तो भला बाबा साहब अम्बेडकर का कि देश के संविधान में महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति महिलाएं बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत बनी। आज अगर दरोगा बनी है, CO बनी है, इंस्पेक्टर बनी है, SSP बनी है, और जहां तक मुझे आइडिया है इस जिले की SSP शायद कोई बहन है, कोई महिला इस जिले की SSP आई थिंक, ख्याति गर्ग, अगर IAS IPS बनी, अगर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनी, अगर पायलट बनी, इंजीनियर बनी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से बनी, किसी आशीर्वाद की वजह से नहीं बनी। तो प्यारे साथियों, ये जो वोट का अधिकार आपको दिलाया था, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये बड़े बड़े महलों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, ये अमीर लोग कभी आपकी बस्तियों में पैर नहीं रखते। मेरे लोगों, आज तो चुनाव के समय आके ऐसे सर करते हैं, कहते हैं मेरी चाची हो, मेरी ताई हो, मेरी माँ हो, मेरी भाभी हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, और कहते हैं कि हमारे सर पे हाथ रख दो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये अगर ताकत बनी है, जिन मोहल्लों में जाने के लिए गाड़ी का रास्ता नहीं है मेरे लोगों, जिन मोहल्लों में गंदगी है, नालियां साफ नहीं है, सीवर साफ पानी नहीं बाहर निकल पाता, निकासी की व्यवस्था नहीं है, जहां झोपड़ियां है, जहां टूटे हुए मकान है बिना प्लस्तर के, जहां गरीब माएं आंसू बहा रही हैं कि कब उनका जीवन बदलेगा, जहां मेरी बहनें इंतजार कर रही है कि उनकी किस्मत कैसे बदलेगी, उन बस्तियों में अगर आज कोई जाता है, कहता है ताऊ जी, चाचा जी, भैया जी, सर पे हाथ रख दो,
चाय पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, अपने घर का खाना खिला दो, नमस्ते करता है, सलाम करता है, ईद मनाने की बात करता है, दिवाली होली मनाने की बात करता है, तो ये इस वजह से करता है कि आपकी उंगली में वो ताकत है, जिसको चाहो कुर्सी पे बिठा दो और जिसको चाहे जमीन पे पटक दो। ये बाबा साहब अंबेडकर की देखो। मेरे लोगों सोच के देखो, अगर ये वोट का अधिकार चला जाए आपसे, जिस गांव में जिस पे वोट नहीं होती, कोई छोटा चुनाव देख लेना प्रधानी का, उसके दरवाजे पे कोई नहीं जाता है। जाता है क्या? बताओ जोर से, जाता है क्या? आपके घर अगर कोई मेहमान आ जाए जिसकी वोट ना हो, क्या उसके भी कोई ऐसे ही पैर पकड़ता है क्या? क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि उस पे वोट। तो ये बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा हथियार आपको दिया है, ऐसा हथियार दिया है कि ये करोड़ों रुपए से कीमती है मेरे लोगों। 5 किलो राशन पे, चंद पैसों पे, शराब पे भावनात्मक होके अगर आप अपने वोट को किसी को दे देते हो तो आप अपने लिए खाई खोद लेते हो। वोट दो धारी तलवार है। अपने व्यक्ति को दिया जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो उसको ताकत मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी तो वो ताकत आपकी होगी। और गलती से कहीं किसी की बातों में आके किसी गलत आदमी को दे दिया, उसको ताकत मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी तो आपके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को खत्म करके आपको अपंग बना देगा। मेरी बात को आप याद रखें। आज जो धर्म के नाम पे वोट दे रहे हो, धर्म के नाम पे बेवकूफ बन रहे हो, जो धर्म के ठेकेदार चुनाव में आके आपको कहते हैं हमें वोट दे दो, 5 साल चुनाव के बाद आपकी बस्तियों में आते हैं क्या? ईमानदार से अपना हाथ उठा के बताओ, आते हैं क्या चुनाव के बाद? चुनाव के बाद आते हैं क्या? जब आपको अपने बच्चे के लिए फीस की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है, बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है, जब आपको घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तमाम जरूरतें होती है, कोई आता है क्या नेता आपके घर? बताओ मेरी माँ बहनों, बताओ मेरे भाइयों, आता है क्या? क्यों नहीं आता? वो सुना है ना आपने कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब मतलब निकल जाता है, जब आप वोट उनको दे देते हो, फिर हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं। हां, फिर यही बात आती है जब उन बड़े बड़े लोगों के दरवाजे आप जाते हो तो वो दरवाजे से आपको लौटा देते हैं कि जाइए अपने घर, आप कौन? हम आपको नहीं जानते। इसलिए बाबा साहब ने तो वोट आपको इसलिए दी, उनकी सोच ये थी कि जिनको सदियों तक कुर्सी पे बैठने नहीं दिया गया, जिनके फैसले लंबे समय दूसरे लोगों ने किए, जिनको उनके अधिकार नहीं मिले, उन शोषितों, वंचितों को भी इस वोट के द्वारा राजकाज करने का मौका मिलेगा। आप महसूस करके देखो वोट की ताकत। आज वही चंद्रशेखर है जिसको अपमानित करते हुए पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी, आज आपके वोट की ताकत से, नगीना के लोगों के आशीर्वाद की वजह से लोकसभा में खड़ा होकर आपके हकों के लिए दाढ़ने का काम करता है। ये वोट की ताकत है मेरे लोगों। जो कल तक आंखों से गुर्राते थे, आज सम्मान से सलूट मारते हैं। ये आपकी वोट की ताकत है। और अभी तो ये ताकत कम है मेरे साथियों। एक मौका उत्तर प्रदेश में आने दो, मेरी बात को आप याद रखना। एक मौका उत्तर प्रदेश में मुझे सलूट मारे ना मारे, लेकिन हर एक गरीब को सलूट मारने का काम ये करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और जो आपको सताए उसका नाम संगठन को लिख के दे देना, उसका विशेष ख्याल रखेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, ये समय समय की बात है। 9 महीने का समय बाकी है। हो सकता है 9 महीने बाद ये नौजवान, ये सैलाब संकल्प लेकर अगर काम कर लेगा तो हो सकता है हालात बदल जाएंगे। और जिनको आज परमिशन नहीं मिल रही है, उनकी परमिशन, उनकी सभा की व्यवस्था डीएम एसएसपी आके कराया करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, बाबा साहब का लक्ष्य था
कि हम, जो मैंने पहले कहा कि हमारे दुखों को हमारे सिवा कोई नहीं मिटा सकता। आपके जीवन में जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तमाम परेशानियां हैं, बाबा साहब कहते हैं कि इनकी अपनी समस्याओं को आप वोट की ताकत से मिटा सकते हैं। और मान्यवर काशीराम साहब तो और बड़ी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं जिनका राजकाज होता है उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, उनको मूछे रखने पे उनकी हत्याएं नहीं होती, उनकी घोड़ियां नहीं रोके जाती, उनके साथ जुल्म जाती नहीं होती, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार हो या नहीं तैयार हो बताओ? नहीं, आवाज कम आ रही है, जोर से बताओ। ये सरकार कितनी हितैषी आपकी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते हो बताओ? ये सरकार इतनी हितैषी है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहां परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहां परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इनसे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था। जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब के जयंती पर जो छुट्टी थी वो छुट्टी कैंसिल कर दी, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वा के कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रुलाए। वो पार्टी भी कह रही है कि हम भी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। प्यारे साथियों, तो परमिशन के लिए जाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सरकार बाबा साहब अंबेडकर का और आपकी भावनाओं का कितना सम्मान करती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और बाबा साहब की बात तो छोड़ो, अपनी बात तो छोड़ो, इनकी पार्टी में 2 दलित समाज के मंत्री हैं कैबिनेट के। एक ने कुछ दिन पहले कहा आगरा में कि साहब मैं 45 मिनट से बैठी हूं, कोई अधिकारी ही नहीं आया, कोई प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं हो रहा है। और दूसरे अभी आए थे एक और जगह पर और 45 मिनट तक कन्नौज में बैठे रहे और जिलाधिकारी दफ्तर में एसी की हवा लेते रहे और अपमानित होकर चले गए, तो फिर मजबूरी में फोन करने का दिखावा करते रहे। इस सरकार में दलित मंत्रियों की ये हालात है। जब इनकी सरकार में इनके मंत्रियों की इज्जत नहीं है तो आपकी क्या होगी, आप खुद ही समझ कर देखो। और आगे बढ़ाता हूं, अभी आप तक नई बात पहुंची होगी। इनके एक मंत्री तो रोने लगे, बोले साहब हमारी बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। सच है, हो रहा, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं, निकम्मापन क्यों दिखा रहे हैं? इस्तीफा दीजिए, लात मारिए सरकार को। अगर आपके मंत्री होते 4 साल से आप मंत्री हैं, और अगर मंत्री रहते बहन बेटियों के पे अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? आपको कुर्सी को लात मारनी चाहिए। इनकी तो आपकी जगह हम होते तो लात ही नहीं मारते, उस कुर्सी पे पेट्रोल डाल के उस कुर्सी को जला देते जिस कुर्सी से अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते। रो रहे हैं कि साहब अन्याय हो रहा है। अन्याय करने वाले कौन है? अन्याय करने वाले कौन है? दलित समाज के मंत्रियों के तो ये हालात है, पिछड़े समाज के मंत्री तो रो रहे हैं। लेकिन यहां लखीमपुर खीरी में भी एक पिछड़े वर्ग के विधायक हैं। लखीमपुर खीरी में भी इतना बड़ा समाज पूरे प्रदेश में
40 से ज्यादा विधायक, 10 के करीब सांसद, और थप्पड़ लगा बहुत जोर की, आपने देखा था नहीं देखा था? उनकी गलती नहीं है। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं, मुसलमानों की बात तो पीछे भी कर दो, मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे, मेरी बात को आप याद रखना। और आज तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों का मामला है, तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। वोट आपकी लेते हैं, वोट आपकी लेते हैं दलित पिछड़ों की, सरकार अपनी बनाते हैं, और उस सरकार में आपके मंत्रियों को और आपके विधायकों को थप्पड़ मार मार के गाल सुजा देने का काम करते। ये है ये सरकार, जिस सरकार को आप कमजोर वर्गों की सरकार इनके कहे पे मानने लग जाते हैं। प्यारे साथियों, इसलिए कह रहा हूं, मुझसे कई लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आप डरते नहीं हो, ये आपकी हत्या कर देंगे, ये आपको साजिश करके झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल देंगे। कई लोग कहते हैं आप रात को आपको फोन करते हो, आप जागे हुए मिलते हो, सोते क्यों नहीं हो? मैं आज आपको एक सच बता देना चाहता हूं, सुनना चाहते हो? जोर से बताओ, सुनना चाहते हो? हाँ सुनो फिर। मैं जब सोता हूं तो 4 से 5 महापुरुष मेरे सपने में आते। जैसे ही मैं सोता हूं, कभी कोई से कभी कोई से, एक गए आंख लगी दूसरे आ गए, कभी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आते, कभी साहू जी महाराज आते, फिर बाबा साहब अंबेडकर आते हैं, फिर मान्यवर काशीराम आते हैं, फिर माननीय रामसुब्रमण्यम वर्मा आते हैं, और बार बार मुझसे कहते हैं कि जब यहां कमजोर वर्गों के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म जातीय अत्याचार हो रहे हैं, उनका नौजवान तबका बेरोजगारी के मार सह रहा है, थाने कचहरियों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो तुझे कैसे नींद आ जाती है? तू क्यों सो रहा है? तो फिर मैं एकदम से जाग के खड़ा हो जाता हूं, फिर मैं उठकर बैठ जाता हूं। मेरे परिवार के लोग पूछते हैं क्या हो गया है, क्यों ऐसे अचानक उठे हो? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि अभी महापुरुषों का काम अधूरा है, उनके सपने अधूरे हैं, अभी सोने का नहीं जागने का समय मेरे लोगों। मैं आपको भी कह रहा हूं, वो बार बार मुझे झगड़ते हैं, मेरे कपड़े खींचते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्यों नहीं इन कमजोरों को इनका अधिकार दिला पा रहे हो? मैं हमने लोकतंत्र दे दिया, हमने संविधान दे दिया, हमने अधिकार दे दिए, संगठन बनाना सिखा दिया, लोगों को भाईचारा बनाना सिखा दिया, गरीबों की जोड़ के ताकत बनानी सिखा दी। फिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग इस राजकाज को बना के इन गरीबों को इनके अधिकार नहीं दिला पा रहे हो? तो फिर मैं सोचता हूं कि बात तो उनकी सही। मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई कमी बाकी है अब हमारे संघर्ष में? आप बता, कोई ऐसी कमी जिसके बाद जिसको पूरा करना बाकी हो, जिसके बाद आप कमर कस लो? और जिस तरह 8 घंटे पेट पालने के लिए संघर्ष करते हो, तो 1 घंटा अगर आप दिन का निकाल के भाईचारा बनाने के लिए लोगों को जगाने का काम करते हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि 2027 में ही बदलाव हो जाएगा, और नीले पटके वाला आजाद समाज पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता 5 कालिदास मार्ग में बैठेगा। मेरी बात को आप याद रखना। और जिस दिन 5 कालिदास मार्ग में किसी किसान, कमजोर, दलित, पिछड़े, जाति के आधार पे नहीं, विचार के आधार पे, जाति वालों का तो मैंने आपको बता दिया कि डीएम नहीं आता, एसडीएम नहीं आता, एडीएम नहीं आता, एसएसपी नहीं आता, और थप्पड़ खाने पड़ते हैं और मंचों पे रोना पड़ता है। जो बाबा साहब फूले, साहू, पेरियार, काशीराम साहब के विचार को मानने वाला हो, जब ऐसा आदमी, ऐसा आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी जब 5 कालिदास मार्ग में बैठेगी तो या बैठेगा, तो मेरी बात को याद रखना,
आपको किसी दफ्तर के बाहर जाके लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे लोगों याद रखना, जिस काम के लिए आज दफ्तरों के बाहर लाइन लगाते हो, वो काम करने के लिए अधिकारी आपके मोहल्ले में आके टेबल कुर्सी लगा के आपका काम किया करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये चंद्रशेखर आजाद का वचन है आपको, ये वचन है चंद्रशेखर आजाद का आपको। जिन अधिकारियों के दफ्तरों में आज इस सरकार में आप पूरे पूरे दिन कागज लेके बैठे रहते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता, और अधिकारी बड़ा आदमी आता है, सीधा अंदर जाता, मिलके चला जाता है, और जब अधिकारी कमरे से बाहर निकलता है तो घूरते हुए कि पता नहीं कहां से आते हैं गरीब लोग। आज जिनको इस तरह का जुल्म सहना पड़ रहा है, जो कागज लेके यहां खड़े और वहां से रो रो के कह रहे हैं कि हमें बचा लो बचा लो, मैं उन सब गरीबों को कहना चाहता हूं, अगर आपने काम किया, नौजवानों याद करो, मैंने बताया ना, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 24 साल के भी नहीं थे, करतार सिंह सराबा 19 साल के थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया और मेरी बात पे पहरा देके आपने काम किया, भाईचारा बनाया, एक एक वोट को तैयार किया, संगठित करके आजाद समाज पार्टी का बटन दबाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी गरीब को किसी अधिकारी के दफ्तर के बाहर बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब वो गरीब, हालांकि समस्याओं का हल तो योजनाओं से हो ही जाएगा, लेकिन कहीं कोई घटना होगी तो उस जिले के अधिकारी चैन से नहीं सोएंगे, वो भी उसी हालात में रहेंगे जिस हालात में गरीब परिवार हमारे रहते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, यहां गुलदार की बड़ी समस्या है या नहीं है बताओ? मेरे यहां पर भी उधर नगीना में है। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले मैंने इस मामले को उठाया और मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार किस तरह हमसे भेदभाव करती है। गौर से सुनो, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को गुलदार कुछ नहीं कहता, नहीं कहता ना। आपने सुना भेड़िए ने, गुलदार ने किसी गाड़ी वाले को पकड़ लिया? नहीं पकड़ता ना। क्यों नहीं पकड़ता? कि ये बड़े बड़ी गाड़ियों वाले अपनी गाड़ी से निकलते हैं, साइकिल से, पैदल से, मोटरसाइकिल पे कौन निकलता है? आपके मेरे परिवार का व्यक्ति, किसान मजदूर निकलता है ना, उनके बच्चे बच्चियां। तो जब ये निकलते हैं तो गुलदार इनको उठा ले जाता है, इनको मार देता है। आपको जान के अचरज होगा, महाराष्ट्र में अगर कहीं गुलदार हमला कर दे, कोई वन्यजीवी हमला कर दे और किसी की जान चली जाए तो 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। कितने लाख का? 20 लाख का। और उत्तर प्रदेश में कितने लाख का मिलता है? 5 लाख का। कितने लाख का? वहां भी डबल इंजन की सरकार, यहां भी डबल इंजन की सरकार। और 2023 में केंद्र की सरकार ने 5 लाख की राशि बढ़ा के 10 लाख कर दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने, ढोंगी सरकार ने 5 लाख रुपए से एक पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि दूसरी जगह पे 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको पता है गुलदार किसी अमीर को, किसी नेता को, किसी पैसे वालों को नहीं ले जाता, उसके बच्चों को नहीं मारता, गरीबों को, किसानों, मजदूरों के बच्चों को मारता, तो मारने दो। इनकी जान की कीमत सरकार की नजर में 5 लाख रुपए। प्यारे साथियों, यह भेदभाव इस सरकार में हमारे और आपके साथ हो रहा है। अभी मैंने 3 दिन पहले जिनको राशन डीलर कहते हैं उन भाइयों की आवाज उठाई। महाराष्ट्र में 3.25 रुपए करीब उनको जो है लाभांश कमीशन मिलता है। उत्तर प्रदेश में 90 पैसे मिलता है। जब 90 पैसे मिलता है, कई जगह पे देखा गया कि मजबूरी में वो कुछ राशन में से कटौती करते हैं जो राशन मिल रहा है। मैंने मांग उठाई कि उनको 90 पैसे की जगह 3 रुपए लाभांश कमीशन मिले, जिससे वो जो अनाज ऊपर से आ रहा, पूरा का पूरा अनाज गरीबों के घरों तक पहुंच सके, उनके बच्चों के पेट तक पहुंच सके। प्यारे साथियों, किसानों की बिजली का बिल माफ हो, 2022 में सरकार ने वादा किया था बिजली का बिल माफ करेंगे, उनका कर्ज माफ करेंगे। अभी 5-6 दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाई कि आप कह रहे थे बिजली का बिल माफ करेंगे, आप कह रहे थे हम उनका जो आमदनी दोगुनी कर देंगे, आप कह रहे थे उनका कर्ज माफ करेंगे। ना तो बिजली का बिल माफ हुआ, ना कर्ज माफ हुआ, ना ही उनकी आमदनी दुगनी हुई। और तो और मैंने वो वीडियो जरूर देखी है जब लखीमपुर खीरी में किसान
लाइन लगा के जाते हैं और सुबह से 4 बजे से लग जाते हैं यूरिया और डीएपी के लिए, और पुलिस उनको लाठी बजा बजा के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ पैर तोड़ने का काम करती है। वो वीडियो जरूर मैंने अपनी आंखों से देखी। ये सरकार है जो कहती है हम किसानों के हितैषी। प्यारे साथियों, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूं और छात्र राजनीति की इंपोर्टेंस को समझता हूं, हमने पार्लियामेंट में यह लेटर लिख के दिया था मिनिस्टर को कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अलावा विद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। नेता का बेटा नेता बन रहा है, एमएलए का बेटा एमएलए बन रहा है, एमपी का बेटा एमपी बन रहा है, चेयरमैन का बेटा चेयरमैन बन रहा है, गरीब का बेटा झंडा उठा रहा है। हमने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। जो गरीब प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों की वो विद्यालय से सीख के आएंगी, और जब सीख के आएंगी तो एमपी एमएलए बन के चेयरमैन बन के अपने लोगों को अपने क्षेत्र के हालात को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को, चाहे वो गरीब परिवारों के क्यों ना हो, उन तमाम नौजवानों को मौका देगी जिनके अंदर लड़ने की क्षमता है लोकसभा और विधानसभा में, कि वो जाए और अपने क्षेत्र की समस्या का हल विधानसभा लोकसभा में जाके करने का काम करें। नौजवानों को पर्याप्त हिस्सेदारी आजाद समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में देगी। मेरी बात को आप याद रखना। ये ऐसा राम राज्य का सरकार चल रहा है कि यहां निर्दोष जेलों में हैं और जिनको बलात्कार के आरोप में सजा हो गई है वो मंदिरों में जाके उनकी पूजा हो रही है। अगर आपको भरोसा नहीं तो कुछ दिन पहले का अखबार देख लो। एक जिनको जो संत कहते थे उनको बलात्कार के आरोप में सजा हुई और वो अयोध्या में जाके उनका जो है उनकी पूजा हो रही है। मुझे देख के बड़ी घृणा आती है कि बेटियों की रक्षा करने वाले की पकड़ने की बात करने वाली सरकार बेटियों के बलात्कारियों को सम्मान देने का काम करे। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ऐसा हमने कहीं और भी देखा था। शेरबाज भाई को याद होगा, हमने गुजरात में भी साहबानों के उसमें देखा, जिन्होंने साहबानों के साथ जुल्म जाति अन्य अत्याचार किया, उसकी असमत को लूटने का काम किया, उनके गले में मालाएं पहनाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इनके लोगों ने किया। यह है इनका चरित्र। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, आज नहीं तो कल, चाहे लूट पीट के, चाहे रोज हो